Good morning, students. Today in this video, we will study examples of exercise 5.3 from the chapter Newton's Laws of Motions of the book Dynamics of Jeevanson's publication. In our last video, we have studied three cases of which we will revise here. Just a minute. In our first case, we have a pulley and two weights are hangs freely. One mass is m1 and another one is m2. Okay? Mass m1 here is heavy than m2, so it will move downward and m2 will move upward. इसमें हमने कुछ फार्मूलेज डिराइव किए थे. ये फार्मूला था एक्सेलरेशन निकालने का, ये टेंशन निकालने का और ये प्रेशर निकालने का. सेकंड जो आपके पास केस आया था वो केस था कि आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल थी. पुले की हेल्प से एक मास हैंग कर रहा था और एक मास टेबल पे था. तो जो मास हैंग कर रहा था वो आपने m1 लिया था, जो टेबल पे था वो आपने m2 लिया था. मैं स्पेशली इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जब आप फॉर्मूले में इन्हें यूज करोगे तो इसी अकॉर्डिंग यूज करोगे. और इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला था, टेंशन का ये, और ये आपका प्रेशर निकालने का फॉर्मूला. यहाँ पर आपका प्रेशर आए. ठीक है. फिर आपने नेक्स्ट केस किया था कि आपकी टेबल अब स्मूथ से रफ हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई है, वही आपका मास फ्रीली हैंग कर रहा है. m2 वो है जो टेबल के ऊपर है और m1 वो जो डाउनवर्ड हैंग करके मूव कर रहा है. तो इस केस में ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, ये आपका टेंशन निकालने का और ये आपका प्रेशर निकालने का. अब यही सारे फॉर्मूलोज पे बेस्ड हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, आपके पास टू मास हैं 14 kg और 7 kg कनेक्टेड बाय है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुले. तो सबसे पहला जो आपने हर क्वेश्चन में काम करना है, आपके पास तीन आर्टिकल हैं, तो आपने स्टेटमेंट रीड करके डिसाइड करना है कि आपका कौन सा आर्टिकल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. यहाँ पर आर्टिकल अप्लाई हो रहा है फर्स्ट. तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो मास हैवी है उसे आपने m1 की वैल्यू दे दी, जो लाइट है उसे m2 को वैल्यू असाइन कर. अब क्या कहता है, एंड द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट की पोजीशन से. ये आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो कहीं पर अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत होगी तो आप उसे जीरो लेकर चलेंगे. मूव्स फॉर 3 सेकेंड, यानी कि ये हो गया आपका टाइम. व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल्स ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं. देखिए ध्यान से, m1 और m2 दो मास हैं जिसे आपने अपने स्मूथ पुले से एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से हैंग कर दिया. अब क्योंकि मास जो आपका ये है, इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली और ये आपकी आ गई 1/3. अभी हमने g की वैल्यू नहीं पुट करी है, जहां जरूरत होगी, आपका सिस्टम चल रहा है mks तो उसी के अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे. अभी सेकंड वाले पार्ट की बात नहीं करें, अभी हम सिंपल फर्स्ट वाले पार्ट में हैं. फर्स्ट वाले पार्ट में वो रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट करके 3 सेकंड्स तक मूव करता है. तो मैंने v मान लिया, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर 3 सेकंड्स. और आपकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या गिवन है, आपको 0 गिवन है. एक्सेलरेशन f आपने निकाल ली. टाइम जो है वो आपको 3 सेकंड्स गिवन है. v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी यूज करते हुए मेरे पास v की वैल्यू आ गई जी मीटर पर सेकेंड. और ऐसे ही मैंने डिस्टेंस निकाल लिया कि जो फर्स्ट केस हुआ है कि 3 सेकेंड तक जब सिस्टम मूव किया है, तो जो ये आपके वेट्स है उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये आ गया 3g/2 मीटर्स. अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट पार्ट का जब आपकी मूवमेंट हो रही थी तो आपका m1 जो मास है वो m2 से क्योंकि बड़ा है, तो ये वाला मास आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा था और ये 7 kg वाला मास अपवर्ड मूव कर रहा था. ठीक है. अब आपको बताना है कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. अब क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन मान लीजिए मास की यही थी, अब 3 सेकंड तक ये अपवर्ड मूव करके मान लीजिए कुछ यहाँ पोजीशन पे आ गया और ये 14 kg डाउनवर्ड मूव करके इस पोजीशन पे आ गया. ठीक है. अब हमें बताना है कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. अब क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है, ठीक है,
तो स्ट्रिंग जब ब्रेक हो गई है तो दोनों मास डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इस मास को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये फाइंड आउट कर। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। बोथ मास्क आपके फ्रीली हैंग कर रहे थे। 14 kg डाउनवर्ड मूव कर रहा था, 7 kg अपवर्ड मूव कर रहा था। 7 kg मास जो इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन थी, अपवर्ड मूव करके यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, तो अब ये दोनों मास फ्रीली डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो अब यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है, 3g/2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ आने में ओरिजिनल पोजीशन पे उसे इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। When the string breaks, the smaller mass 7 kg moves freely under gravity with an acceleration g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि अब टेंशन का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो ये तो फ्रीली एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट टू मूव करेगा, जो आपकी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जितना ये ऊपर गया था उतना ही, यानी कि 3g/2 मीटर। और अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पर थी, क्या थी उसकी वैल्यू g, लेकिन ये वेलोसिटी थी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको यूज करनी है वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसका नेगेटिव हो जाएगी। और t हमने मान लिया टाइम। तो अब आपके पास काफी वैल्यूज आ गई हैं, आपके पास डिस्टेंस आ गया है, आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, सारी वैल्यूज पुट करके, t की दो वैल्यूज आई 3 और -1। नेगेटिव साइन टाइम का नहीं हो सकता, तो मतलब अब हम कह रहे हैं कि 3 सेकेंड्स के बाद ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 scale pens each of mass 2 kg are connected by a string passing over a smooth pulley। तो यानी कि ये कौन सा केस है, आर्टिकल का फर्स्ट। Show how to divide a mass of 45 kg between the two pens so that the heavier pen may descend through a distance of 40 meter in first 4 seconds। आपको क्या करना है, आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपका स्मूथ पुल है, उससे आपने दो पेन्स कनेक्ट कर दिए हैं। दोनों पेन्स का जो मास है वो कितना है, हर किसी का दोनों का ही 2 kg। अब आपके पास टोटल 45 kg मास है, जिसे आपने बोथ पेन्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने एक पेन में m मास रख लिया, दूसरे में रख लिया 45 माइनस m। अब आपके पास और क्या क्या गिवन है, क्योंकि आपने इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है हैवी वाले पेन को, 40 मीटर, और कितना टाइम मिलेगा, 4 सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम यूज करते हुए एक्सेलरेशन। एक्चुअल में क्योंकि हमें ये m फाइंड आउट करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट मेथड से एक्सेलरेशन निकालेंगे, उन दोनों को इक्वल रखते हुए इस m की वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्योंकि 40 मीटर डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर करना है, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन कुछ मेंशन नहीं है, तो वो रेस्ट की पोजीशन हुए 0 यूज करते हुए आपकी एक्सेलरेशन आ गई। अब हम इन कॉन्सेप्ट को लेकर बात करते हैं। अब दो वेट है, अब क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कौन सा वेट हैवियर है, तो हमने m को 45 माइनस m से ग्रेटर ले लिया। आप किसी को भी ले सकते हैं, आप 45 माइनस m को भी ग्रेटर ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट होंगी और आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यानी कि m1 की जगह तो आप क्या पुट करोगे, m, और m2 की जगह क्या पुट करोगे, 45 माइनस m, और आपने अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया। m के सिस्टम है, इसमें g की वैल्यू 9.8 होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 5 है। सिंप्लीफाई करके आपने m निकाल लिया, एक मास डिवाइड हो गया और दूसरा आ गया, तो आपने 35 और 10 के पार्ट से उसको डिवाइड करा। 1 मिनट, एक पॉइंट आपको यहाँ स्पेशली नोट करना है। अब क्योंकि इस पेन का भी वेट 2 kg था, आपने m इसमें और रख दिया, तो जो स्ट्रिंग है एक्चुअल में, अब इससे तो आपका m+2 अटैच है, और इसमें 45 माइनस m+2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 47 माइनस m।
तो यहाँ पर भी आपको ये चेंज करना है, m1 की जगह आप पुट करेंगे m+2 और इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ और यहाँ आ गया आपका 47 माइनस m, क्योंकि हमें तो मास की वैल्यू वो लेनी है ना जो मास स्ट्रिंग से अटैच है। तो पहले से पेन यूज कर रहे हैं और उसमें और मास रख रहे हैं, तो मास तो आपका टोटल यूज होगा। सॉल्व करके दोनों वैल्यूज आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, टू हैवी पार्टिकल्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय ए लाइट by a string passing over a pulley. If the string can only support a tension equal to the 1/4 of the sum of the weights at its two ends, आपको शो करना है least acceleration possible is this, की acceleration की least possible value क्या होगी, g/√2। अब देखिए कौन सा केस है ये आर्टिकल का, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला ही आर्टिकल है। m1 m2 हमने टू मास है जो अटैच है, m1 ग्रेटर देन m2। टेंशन का और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये। अब गिवन क्या है, इफ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल टू 1/4 of the sum of the weights at its two ends। इस कंडीशन को देखिए हमने, ये है आपकी कि जो t की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा 1/4 ऑफ सम ऑफ वेट्स ये हो सकती है। इस कंडीशन को यूज करते हुए वैल्यू क्या निकालनी है, लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक्चुअल में हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी t की वैल्यू को लेकर चलेंगे क्योंकि कंडीशन तो t के लिए ही गिवन है और आंसर फाइंड आउट करना है f के लिए। तो हमें मेनली काम यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो t की वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी लेस देन इक्वल टू 1/4 m1 प्लस m2g। तो हम चाह रहे हैं कि इस वैल्यू में जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसमें किसी तरह से इसको कन्वर्ट करके इसमें f को इन्वॉल्व कर लें। अब अगर इसको मैं अपने f वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो देखिए m1 प्लस m2g तो हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको 2m1 m2 की जगह क्या चाहिए, m1 माइनस m2। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सी ये टेक्निक है ध्यान रखनी होगी कि हमने 2g और m1 प्लस m2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। करने के बाद इस पोर्शन को अलग क्यों कर लिया, क्योंकि आपने अभी देखा था कि t की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थी 1/4 ऑफ m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन करते हुए जो भी हम t की वैल्यू पुट करेंगे अगर उसमें भी कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा तो इजीली कैंसिल करके फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। और आपने ये भी ध्यान करना है कि इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्सेलरेशन की, और उस वैल्यू में सिर्फ g इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि m1 m2 भी कैंसिल करने पड़ेंगे। तो हम t की वैल्यू को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि उसके न्यूमरेटर में m1 प्लस m2 भी आ जाए। अब यहाँ नहीं थे ना, आप यूं समझिए, नहीं थे तो मैंने m1 प्लस m2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर आपको एक g इसे कैंसिल करने के लिए भी चाहिएगा और इधर भी चाहिएगा, तो हमने g से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। और 2 से क्यों किया वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर करती हूँ। अब देखिए हमने ये, हमें चाहिए था न्यूमरेटर में m1 माइनस m2 और m1 m2 से तो आ नहीं सकता था। तो अब ये जो टर्म होती है उसका ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दो तो 4ab के इक्वल होता है। तो मैंने इसको इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके 4ab बनाया ताकि ये फॉर्मूला यूज होके m1 माइनस m2 आ जाए और जिससे हम f के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ये m1 m2 कैंसिल करने के लिए तो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करा, ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा और g से डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हम अपने इस फॉर्मूले में कुछ सिंप्लीफिकेशन कर पाए। ठीक है, और क्योंकि आपको देखिए एक f के फॉर्मूले के लिए भी g चाहिएगा और इधर भी g चाहिएगा इसलिए भी हमने g से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब आ जाइए फर्दर, देखिए बिल्कुल एज इट इज सारा लिखा, सिर्फ इसकी जगह ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया।
अब क्या करूं, ये वाली जो टर्म है दोनों के नीचे सेपरेट कर दी, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल होके 1 बचेगा, बाहर जी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर बच गया और ये बच गया। अब इस वाली टर्म को अगर आप देखें तो ये एज इट इज आपका एफ का फॉर्मूला आ गया है, तो मैंने इसकी जगह एफ पुट कर दिया। अब ये हो गई आपकी टी की वैल्यू सॉल्व, और इसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद अब आप ये देखिए m1 प्लस m2 आपके कैंसिल हो गए हैं। 2 से आपका 4 जब कैंसिल होगा यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, और ये g उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, g वाली टर्म एक तरफ, f वाली टर्म से एक तरफ, तो आपका ये सॉल्व करके f ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 1 बाय अंडर रूट 2g, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 g बाय रूट 2 या उससे बड़ी होगी, तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू आ गई आपके पास ये। नेक्स्ट एग्जांपल, masses P and Q in a Atwood machine। एटवुड मशीन का जो केस है वो बिल्कुल आपके आर्टिकल 1 की जैसा ही है कि आपने पुले से दो जो वेट्स है वो फ्रीली हैंग किए हैं। आर अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, s की वैल्यू हो गई x। आपने P ग्रेटर देन Q लिया है, यानी कि आपके फॉर्मूले में ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। शो दैट द मास विच मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम P at the end of distance x so that the motion in the same sense may continue a further distance, and next is this, कि आपने करना क्या है कि अभी तो फर्स्ट केस में जो था कि आपका ये पुले है, इससे आपके दोनों मास फ्रीली हैंग है, एक साइड है मास P और एक साइड है मास Q। अब क्योंकि P Q से हैवी है तो आपका P डाउनवर्ड मूव करेगा और Q अपवर्ड मूव करेगा। कितना मूव करना है, डिस्टेंस x मूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया f एक्सेलरेशन है, तो ये आपके फर्स्ट आर्टिकल में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर। अब हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं कि v बी द वेलोसिटी जब डिस्टेंस x उसने ट्रेवल कर लिया, तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करा, इनिशियल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, s की वैल्यू x, तो यहाँ पर आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2fx। फिर क्या कहता है, x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको क्या करना है, p में से कुछ मास रिमूव कर देना है, तो मैंने m बी द मास रिमूव्ड फ्रॉम p। तो अब P और Q दोनों ही वेट हैंग कर रहे थे आपके, ये समझिए पुले से आपने दोनों को हैंग किया। अब P में से कुछ मास रिमूव कर दिया गया, ये हो गया आपका P माइनस M, और दूसरी साइड जो है वो आपका मास है Q ही। ठीक है, अब दूसरा जो केस होगा, अभी स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट करते हैं। शो दैट द मास विच मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम P एट द एंड ऑफ डिस्टेंस x so that the motion in the same sense may continue a further distance nx। अब देखिए इसको, अब ये देखिए ये हमारी अब नई फिगर। अब नई फिगर में यहां से देखिए, ये थी आपकी वेट की इनिशियल पोजीशन, फिर आपका सिस्टम क्योंकि आपका वेट मास जो P है वो Q से बड़ा था, तो उसने x डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, Q ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा। फिर आपने P में से कुछ मास M रिमूव कर दिया और ये अपनी अब उस पोजीशन पे आ गए हैं जो पोजीशन फर्स्ट केस के बाद थी। अब क्योंकि आपकी पोजीशंस अब इसमें से मास निकालने के बाद रिवर्स हो जाएगी, तो अब क्यों हैवी हो गया है, तो अब ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये आपका अपवर्ड मूव करेगा। तो अब P माइनस M और Q में से Q को ग्रेटर लेते हुए एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ, बस अब m1 की जगह मैंने q यूज करा और m2 की जगह p माइनस m। इसे रिटार्डेशन क्यों कहा, क्योंकि जो पहली डायरेक्शन में q अपवर्ड मूव कर रहा था ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो अपोजिट मूवमेंट डायरेक्शन हो गई है, तो मैं इसे रिटार्डेशन कह रही हूँ। इसे नई एक्सेलरेशन को f1 नाम दिया और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इस मूवमेंट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देखिए, शो दैट द मास which must suddenly be removed from P at the end of the distance x
कि सो दैट द मोशन इन द सेम सेंस, कि अबव सेंस में ही मूव कर रहा है कि जो हैवी है मास वही डाउनवर्ड जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, nx। तो जो मास आपने रिमूव किया है उसकी वैल्यू आपने ये शो करनी है। तो अब सेकेंड केस में विद दिस रिटार्डेशन द सिस्टम डिस्क्राइब ए डिस्टेंस nx, फिर उसके बाद वो रेस्ट की पोजीशन में आ गया है। तो आपका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में क्योंकि अब आपकी बाद में रेस्ट की पोजीशन आती है, ये वैल्यू तो जीरो, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड केस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर। तो पहले केस में मैंने v की वैल्यू जो निकाली है वो 2fx अभी हम बाद में यूज करेंगे। सेकेंड केस 2f की वैल्यू है यहाँ पर -f1, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो x। ये आ गई। एक वेलोसिटी की वैल्यू आई है ये, और एक वेलोसिटी की वैल्यू आई है ये पहले केस की फाइनल वेलोसिटी है, ये सेकंड केस की इनिशियल वेलोसिटी है। दोनों सेम होंगे, पुट करके f और f1 के बीच में ये रिलेशन आ गया। ये दोनों वैल्यू आपने f और f1 की यहाँ पर पुट कर दी। अब एक्चुअल में आपको सॉल्व करके निकालना क्या है, स्मॉल n। तो हमने कुछ नहीं करना, दोनों साइड को सिंप्लीफाई करना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जब ये वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए जी से जी तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर p माइनस क्यू m से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे p प्लस क्यू p माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, और सिंप्लीफाई करके जिन टर्म्स में m था उन्हें एक तरफ ले आए, बाकी सारी दूसरी तरफ सॉल्व करके आपकी m की वैल्यू आ गई। यही आपको फाइंड आउट करना था। Next example, two particles of masses m1 m2 are connected by a light inextensible string passes over a smooth fixed pulley। यानी कि आपका फॉर्मूला वही आर्टिकल 1 का यूज हो रहा है। m1 आपका m2 से बड़ा है, m1 डिसेंड कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, show that the mass which must be taken from it so that it can ascend with the same acceleration is this। कि फर्स्ट केस में तो जो आपके m1 और m2 दो मास एक पुले से अटैच करके हैंग कर रहे हैं, उनमें आपका m1 जो मास है वो बड़ा है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये अपवर्ड मूव करेगा। इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया ये। सेकंड केस में आपने m1 में से कुछ मास रिमूव कर दिया, मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट। m1 की बात कर रहे हैं कि अब ये असेंड करे, यानी कि अब ये अपवर्ड मूव करे। तो अपवर्ड अगर ये मूव करेगा तो आपके पास दो मास रह गए, एक तो आपके पास है m2 और एक है आपके पास m1 माइनस m। अब क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो मतलब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो मतलब m2 हैवी है, तो आपने उसी फॉर्मूले में m1 की जगह आपने m2 यूज कर लिया और m2 की जगह m1 माइनस m, दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास ये। अब आपको सॉल्व करके इस m की वैल्यू ये शो करनी है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है m का, स्मॉल m का, ये जो आंसर है ये है आपकी स्मॉल m की वैल्यू। उस आंसर में f g और 4 और m1 चार ही ये वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यानी कि आपको उसमें से m2 और m को हटाना है। तो आप डायरेक्ट अगर इनको इक्वल रखकर सॉल्व करें तो आपका f हट जाएगा, तो ऐसे तो वैल्यू आ नहीं सकती। तो यहाँ आपको एलिमिनेशन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज करनी है। देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, कैसे, ये वाली जो टर्म है मैं इसे लेफ्ट साइड पर ले आई तो ये रिवर्स हो गई, और ये उधर ले जाके g बाई एफ बना लिया। सेम ऐसे ही इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पर ले आई, उधर जाके जैसे g बाई एफ बना लिया। ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल पढ़े हुए हैं, जब आप स्कूल लेवल पर रेशियोज का चैप्टर पढ़ते थे वहां आपका ये टॉपिक आता था कि a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। कब यूज करते हैं हम इस टाइप के रूल्स को, कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में टर्म तो सेम हो, सिर्फ साइन डिफरेंट हो, तो ये टर्म्स ऐसे सिंप्लीफाई की जाती है। देखो दोनों को ऐड करूं तो m2 कैंसिल, आपका 2m1 आ जाएगा, और इस तरह से आप, इसने क्या किया हुआ है, इसको रिवर्स फॉर्म में लगाया हुआ है, नेगेटिव पार्ट ऊपर पॉजिटिव पार्ट नीचे। आप कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। फिर अब मैं इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देती हूँ, आपकी वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए,
ये आपकी इक्वेशन आई है एक तो, और एक इक्वेशन ये आई है। दोनों की हेल्प से आपको स्मॉल m निकालना है। तो इसने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड। डिवाइड करने पर आपकी इक्वेशन बन गई है। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि मुझे m2 कैंसिल करना था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें ना m2 है, सिर्फ वही वेरिएबल्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कैसे, स्मॉल m मुझे एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ। पहले तो मैं इस m1 को उधर ले गई, फिर इस m को यूं समझ लीजिए कि ये वाली टर्म इधर आ गई और ये m उधर चला गया, तो आपका बचा ये। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं कि आपका देखो क्या बनेगा, m1 और प्लस में ये वाली टर्म, दोनों में से m1 कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस ये बच गया, स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके ये आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉन अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी कि आर्टिकल कौन सा यूज हो रहा है, ये आपका थर्ड। बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुले। तो जो मास टेबल पे है, रफ पे, उसको आपने m2 को वैल्यू देनी है। और फिक्स्ड एट द एंड ऑफ एज ऑफ ए टेबल एंड सपोर्ट्स ए मास ऑफ 2 kg एट द अदर एंड। तो जो मास फ्रीली हैंग कर रहा है वो वैल्यू m1 को देनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होता है, म्यू। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल। सेवेंथ एग्जांपल, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एडिशनल है। कोएस तो है ये आर्टिकल 2 के जैसा ही, ठीक है, लेकिन क्या चेंज कर दिया, आर्टिकल 2 में एक मास था टेबल पर, एक हैंग कर रहा था, अब यहाँ पर 2 मास हैंग कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये 2 और फर्स्ट थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल स्मूथ है। ब्लॉक बी है टेबल पर, ब्लॉक ए और सी आपके फ्रीली हैंग कर रहे हैं। विच passes over frictionless pulley on the edge of the pulley on the opposite edge of the table. A, B और C 8, 20 और 20 kg के हैं। The system is set in motion. Find the acceleration. ओवरऑल ये दोनों आर्टिकल्स की थोड़ी थोड़ी हेल्प लेगा, वैसे ही अपने आप पे काफी हद तक इंडिपेंडेंट भी है। अच्छा, अब देखिए हम क्या मान लेते हैं कि इधर जो स्ट्रिंग यूज हो रही है और इधर जो स्ट्रिंग यूज हो रही है, वो आपने 2 स्ट्रिंग्स यूज की हैं, और उन दोनों के जो टेंशन है वो आपने T1 और T2। अब ये देखिए, ये आपकी कंप्लीट फिगर है। B आपका 20 kg, ये 8 kg और ये 20 kg। ठीक है, अब ये समझिए कि ये दोनों वेट फ्रीली हैंग कर रहे हैं अगर, तो ये आपका हैवी है तो ये आपका डाउनवर्ड मूव करेगा, ये अपवर्ड मूव करेगा, और ये आपका डाउनवर्ड कर रहा है तो ये B आपका इस साइड मूव करेगा। इस पार्ट में जो टेंशन है मैंने T1 ले ली, इस पार्ट में टेंशन है जो मैंने T2 ले ली। ठीक है, और F आपने कॉमन एक्सेलरेशन मान ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लॉक ए की। ब्लॉक ए क्योंकि लाइट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ जो फोर्स है वो टेंशन T1 है, तो ये इक्वेशन बनेगी कौन से फॉर्मूले से, ये आपके 5.2 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला था, T इज इक्वल टू एम जी माइनस जी प्लस एफ फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। T की वैल्यू है T1, G आपका एज इट इज, M है आपका 8 और F की जगह F। अब बात करते हैं पहले सी ब्लॉक की। सी ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो वहां आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा T इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ। उस पार्ट पर जो टेंशन है वो आपकी T2 है, M की वैल्यू 20 है, आपने वैल्यू पुट कर दी। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी आपका सिंपल मूव कर रहा है, यहाँ आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है जो ब्लॉक बी इस पर है 20, तो वो तो हो गया 20 इंटू एफ। अब बात करते हैं इफेक्टिव फोर्स। अब देखो यहाँ दो फोर्स अप्लाई हो रही है, T2 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और T1 आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो T1 एज ए फ्रिक्शन फोर्स यानी कि रिटार्डेशन फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि ये इसकी मूवमेंट को कम करेगा। तो T2 टोटल फोर्स जो इसे इधर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि T1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपका इफेक्टिव फोर्स आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तीनों इक्वेशन सॉल्व कर कर आपको एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे तीनों को ऐड कर दिया तो देखिए यहाँ से आपका T1 कैंसिल, यहाँ से आपका T2 कैंसिल। आप इक्वेशन अलग फॉर्म से भी यूज करें तो देखिए यहाँ से T1 की वैल्यू और यहाँ से T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
और आपकी यहाँ से एक्सेलरेशन एफ की क्या आ जाएगी, वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 7th एग्जाम्पल से सिमिलर ही है, तो मैं उसको थोड़ा सा मेन पॉइंट से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ टेबल at right angles on two opposite edge has attached to its is mass m1 and m2, कि यहाँ जो मास है उसे हमने कैपिटल M बोला, एक तरफ मास m1 है और एक तरफ मास है m2, which hangs vertically. A particle of mass m is also attached to the portion of the string which is on the table. शो दैट द एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बिल्कुल फर्स्ट आर्टिकल की तरह आपने ये प्रूव करनी है, और टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ऑन आइदर साइड ऑफ एम भी निकालनी है। तो अगर मैं इसमें भी कहूँ आपको टेंशन निकालनी है तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, T1 और T2 आ जाएगा। वही सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ आपको एक्चुअल में नहीं पता चल रहा कि M1 और M2 में से हैवियर क्या है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया कि M2 क्या है, क्योंकि M2 में से M1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमने मान लिया M2 हैवियर है M1 से। ये तीनों इक्वेशंस कैसे लिखी गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ये 3 लिखी थी कि यहाँ पर हमारा M2 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से M1 की ये ऐसे डाउनवर्ड ये है और ये आपकी इधर मूवमेंट है। तीनों इक्वेशंस लिखी, तीनों को ऐड कर दिया तो आपका F आ गया। F की वैल्यू बारी बारी से इक्वेशन में पुट करके आपका T1 और T2 आ जाएगा। थैंक यू।